हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। बढ़िया एकदम। टेंशन हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है, जान निकल रही है, हाँ कि ना। अरे भाई डरना नहीं है। यहाँ पर आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक। स्टूडेंट्स को नॉर्मली इस चैप्टर में बहुत दिक्कत रहती है, और जैसे ही पता चलता है ना, जैसी डेट शीट आती है वो कहते हैं भाई इस चैप्टर को तो छोड़ ही देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये 7 से 8 नंबर में पूछा जाता है, और बस वो गड़बड़ कर देते हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर को देखने के बाद ना, एक चीज़ तो मैं आपको 100% बता दूं कि आप कहोगे हे भगवान शुक्र है हमने ये चैप्टर कर लिया। ठीक है ना, तो आओ ज़रा फटाफट से स्टार्ट करें, और कैसे 7 से 8 नंबर पक्के करने हैं अभी के अभी इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके क्लियर समझो। ठीक है जी, चलिए। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। रिकंसाइल करने का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को रिकंसाइल करने का मतलब है कि जब किसी दो चीजों में, कोई दो चीजें, यहां पर कौन सी दो चीजें होंगी? यहां पर सबसे पहले तो होगी एक फाइनेंशियल बुक, और दूसरी तरफ हमारे पास जो डेटा गिवन होगा वो होगी कॉस्ट बुक। ये दो अलग अलग बुक्स हैं, दो अलग अलग नेचर की अकाउंटिंग है, हाँ कि ना। बिल्कुल सर। फाइनेंशियल बुक में हम जो आइटम्स इंक्लूड करते हैं वो फाइनेंशियल नेचर की होती है, हाँ कि ना। लेकिन कॉस्ट बुक बनाते समय जो आइटम्स हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो होती हैं कॉस्ट से रिलेटेड चीजें। इसका मतलब कॉस्ट बुक बनाते समय हम लोग फाइनेंशियल आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते। मैंने बोला बिल्कुल। इसका मतलब फाइनेंशियल बुक बनाते समय हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल नेचर की चीजें, लेकिन कॉस्ट बुक बनाते समय हम लोग फाइनेंशियल आइटम्स को इग्नोर करते हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल बुक में अलग नेचर की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं और कॉस्ट बुक में अलग नेचर की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, इस वजह से ऐसा होता है कि फाइनेंशियल बुक का, किसका? फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कॉस्ट बुक के प्रॉफिट से टैली नहीं होता है। ये बात याद है? बिल्कुल सर, याद रहेगी। ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों में क्या आ गए हैं सर? दोनों में आ गए हैं डिफरेंसेस, हाँ कि ना। दोनों में आ गए हैं डिफरेंसेस और झगड़ा चालू हो चुका है। इन झगड़े को चालू करने के लिए ही हम लोग बनाते हैं कौन सी स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। भाई ये राधा स्वामी नहीं लिखा है, ठीक है ना। ये है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई ही इसलिए जाती है ताकि डिफरेंसेस का पता लगाया जा सके कि कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में डिफरेंस जो आ रहा है, और कह लो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट जो टैली नहीं हो रहा है, या कह लो फाइनेंशियल बुक में अलग प्रॉफिट आ रहा है और कॉस्ट बुक में अलग प्रॉफिट आ रहा है, वो अलग आ क्यों रहा है, उसके डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये तो मुद्दा क्लियर हो गया। और डिफरेंसेस आते क्यों, एक बार दोबारा से बता देता हूं। फाइनेंशियल बुक में फाइनेंशियल नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करा जाता है, साथ में ट्रेडिंग की भी चीजों को रिकॉर्ड करा जाता है, लेकिन कॉस्ट बुक बनाते समय कभी भी हम फाइनेंशियल आइटम्स को क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको आप संभाल लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं कुछ एक एक आइटम्स लेता हुआ चलूंगा और मैं आपसे सिखाता हुआ चलूंगा आप लोगों को। सबसे पहला क्या होगा, हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा आप कोशिश करें कि वो एज पर कॉस्ट बुक ही हो। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास गिवन है प्रॉफिट एज पर, देखो प्रॉफिट एज पर कौन सी बुक? कॉस्ट बुक गिवन है। देखो कोई ना कोई प्रॉफिट तो आपको गिवन हो गई, चाहे वो फाइनेंशियल बुक का हो चाहे वो कॉस्ट बुक का हो। तो कोशिश अगर आप करें, आपके पास अगर दोनों है, दोनों ही प्रॉफिट्स गिवन है, तो आप कोशिश करें कि आप कॉस्ट बुक वाला प्रॉफिट ले, ताकि आप कॉस्ट बुक के अंदर मतलब कॉस्टिंग के अंदर चेंजेस कर सकेंगे। ठीक है ना। तो ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक मान लो गिवन है कितना? ₹5,000। अब देखो इस चैप्टर को मेन करने के लिए आपका ध्यान किस वर्ड पर होना चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूं। वो होना चाहिए इस वर्ड पर। किस वर्ड पर? प्रॉफिट। अगर आपकी सारा ध्यान किस वर्ड पर है? प्रॉफिट पर है, तो मैं आपको अभी के अभी इस बात को समझा दूंगा और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। पहली आइटम दे रखी है, ये तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, प्रॉफिट एज पर, मतलब फॉर्मेट हो जाएगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ऊपर लिखा जाएगा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यहां लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहां आप लिख लेना अमाउंट। तो बन गया हमारा फॉर्मेट, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, आसानी से बन गया। अब कुछ एक आइटम्स है जो कि मैं यहां पर रिज्यूम करता हुआ चलूंगा। लिखा हुआ है मान लो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। कितने रुपए से लिखा हुआ है? अमाउंट है मान लो इसका 3000। ठीक है ना। यहां हमने 3000 लिख दिया।
अब देखो हमारे पास बुक कौन सी है, हम लोग किस बुक को मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्ट बुक को। तो हम लोग ऑल्टरेशन भी कौन सी बुक में ही कर पाएंगे, कॉस्ट बुक में। बड़े ध्यान से देखना, जिस पॉइंट को आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है क्वेश्चन के अंदर अपने सॉल्यूशन में, जिस प्रॉफिट को आपने अपना बेस माना है, जैसे कि हमने कॉस्ट बुक को माना है, तो आप जो चीज को चेंज कर सकते हो वो कौन सी बुक को कर सकते हो, बिल्कुल कॉस्ट बुक को, हाँ कि ना। अगर भाई अब टीचर जब काम करते हैं तो बोर्ड उसके पास होता है और आपके पास रजिस्टर होता है, तो आपको अगर अपने नोट्स में चेंजेस करने तो आप बोर्ड पे आके चेंजेस करते हो कि अपने रजिस्टर में, सर अपने रजिस्टर में। सिंपल सी बात है, जो चीज हमारे पास होती है हम उसी में चेंजेस कर सकते हैं। उसी हिसाब से यहां पर हमारे पास है क्या, हमारे पास सर कॉस्ट बुक है, तो चीज में प्लस या चीज में माइनस भी कौन सी बुक में ही कर पाओगे, कॉस्ट बुक में। इसका मतलब जो आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट माना है उसी में ही आप कुछ प्लस कर सकते हो और उसी में माइनस कर सकते हो। मतलब जो चेंजेस आप करोगे वो अपनी उसी बुक में करोगे जिसको आपने अपना बेस माना है, जैसे कि हम लोगों ने कॉस्ट बुक को अपना बेस माना है। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग। अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, अंडर रिकवर्ड का पहली बात तो ये देखो आपने ये समझना है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है। यहां देखो मैं छोटे छोटे नोट्स बनाता हुआ चलूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले तो ये क्लियर कर लो कि एक्सपेंस है, बिल्कुल सर। एक एक्सपेंस जो कि कॉस्ट बुक में, किसमें, कॉस्ट बुक में अंडर रिकवर्ड है। अंडर रिकवर्ड मतलब कम चार्ज हो रखा है, हाँ कि ना, कितने रुपए से। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी कि यार एक्सपेंस ना ज्यादा दिखा दो। जब मैं टैक्स की बात करूं तो जब हम अपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाते हैं, एक्सपेंसेस क्यों ज्यादा दिखाते हैं, ताकि उससे हमारी प्रॉफिट क्या दिखे, कम दिखे, और कम प्रॉफिट के ऊपर हमें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ता है जब हम अपने खर्चे ज्यादा दिखाते हैं। इसका मतलब कोई भी इंसान अपने खर्चे ज्यादा दिखाना इसलिए चाहता है ताकि उससे उसकी इनकम क्या दिखे, कम दिखे, ताकि कम इनकम के ऊपर उसे कम टैक्स देना पड़े, उसी हिसाब से। लेकिन अगर कोई खर्चा कम रिकॉर्ड है, और हमने फाइनेंशियल बुक को नहीं देखना, हमने तो कौन सी बुक को देखना है, कॉस्ट बुक को। एक खर्चा कॉस्ट बुक में कम रिकॉर्ड है, कॉस्ट बुक में अगर कोई खर्चा कम है, इसका मतलब जब भी हम खर्चे को कम दिखाएंगे उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, प्रॉफिट बढ़कर दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम खर्चा बढ़ा के दिखाते हैं तो प्रॉफिट दिखता है कम। अब खर्चा दिखा रहे हैं कम 3,000 रुपए से, तो प्रॉफिट 3,000 रुपए से क्या दिख रहा होगा, बढ़ के दिख रहा होगा, हाँ कि ना। प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा। तो बढ़ के दिख रहा है, ठीक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सर। तो इस 3,000 को मैं क्या करूं, इस 3,000 को प्लस की माइनस, सर माइनस, इसलिए मैं इसके आगे लिख दूंगा लेस, या सिंपली इसे मैं माइनस कर दूंगा और इसको ब्रैकेट में दिखाऊंगा 3,000 को। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, आपने हर चीज का रेफरेंस प्रॉफिट को ही देना है। इसका मतलब जब भी कोई खर्चा कम रिकॉर्ड होगा कॉस्ट बुक में, उस कम खर्चे की वजह से प्रॉफिट उतने रुपए से ज्यादा दिख रहा होगा, तो ठीक करने के लिए उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी अजम्पशन देखते हैं क्या है। दूसरी अजम्पशन मान लेते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कौन से खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड है, मतलब ज्यादा चार्ज हो रखे हैं, हाँ कि ना, ज्यादा चार्ज हो रखे हैं कौन सी बुक में, कॉस्ट में, कॉस्ट बुक के अंदर मतलब। और मान लेते हैं कितने रुपए से ज्यादा चार्ज हो रखे हैं, ये हो रखे हैं 2,000 रुपए से। अब बताओ जरा फटाफट से, अगर कोई खर्चा, अगर कोई एक्सपेंस कॉस्ट बुक के अंदर, अगर कोई एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो रखा है, खर्चा जब भी ज्यादा रिकॉर्ड होगा ऑब्वियसली, अगर हमने खर्चा ज्यादा कर दिया तो उससे हमारी इनकम क्या दिख रही होगी भाई, उससे सर ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। अपने खर्चे बढ़ाते चलो और अपने प्रॉफिट को इंसान क्या करता चलता है, कम करता चलता है। अब क्योंकि यहां पर कॉस्ट बुक में एक खर्चा 2,000 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी वजह से प्रॉफिट 2,000 रुपए से क्या दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल। ये दो वो एक्सपेंसेस थे, मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक केस में, मतलब अगर मैं इसको केस 1 कहूं तो पहले केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड है, एक्सपेंस कम की वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा है, ज्यादा, इसलिए हमने उसे क्या करें, नेगेटिव, ये वाली बात। दूसरे केस में एक्सपेंस क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर लिया क्या, ज्यादा, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, कम, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये देखो कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों केसेस सही हो गए, जब एक्सपेंसेस कम भी रिकॉर्ड है या जब एक्सपेंसेस ज्यादा भी रिकॉर्ड है। ये तो हमने एक्सपेंसेस की बात कर ली है, ठीक है ना। आओ जरा इसको दिखा दें, हम अपने मेन आंसर में दिखा देते हैं। तो यहां क्या दिखाएंगे, हम कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड, ज्यादा चार्ज हो रखे हैं किसमें, कॉस्ट बुक में, या कह लो कॉस्टिंग के अंदर। इन कॉस्टिंग कितने रुपए से, हम मान लेते हैं 2,000 रुपए से। ऐड होगा कि माइनस, बिल्कुल सर ऐड होगा, अभी हमने देखा, ऐड कर देना, ठीक है ना। आओ जरा तीसरी की बात करें। तीसरी में मान लेते हैं, तीसरा केस बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट।
अब अगर इतनी इंफॉर्मेशन लिखी हो ना तो स्टूडेंट बेचारा कहेगा सर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है हमें या बैंक इंटरेस्ट हमसे काट रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा एक चीज गिवन होगी, लिखा होगा बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड या बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं लिखा हुआ बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कौन सी बुक में? इन फाइनेंशियल बुक, इन फाइनेंशियल बुक बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है फाइनेंशियल बुक्स में। पहली बात तो अब ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो बैंक इंटरेस्ट है, ये जो बैंक इंटरेस्ट है वो आइटम ही कौन से नेचर की है? सर ये तो फाइनेंशियल नेचर है, और जो चीज फाइनेंशियल नेचर की है वो तो पहली बात आइटम ही कहाँ की हुई? सिर्फ वो तो सर सिर्फ आइटम ही हुई फाइनेंशियल बुक की। ये चीज तो कहां पर रिकॉर्ड ही नहीं होगी? कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी सर, हाँ कि ना? अभी मैंने आपको बताया था ना, जब हम कॉस्ट बुक मेंटेन करते हैं वहां पर हम लोग फाइनेंशियल आइटम्स को तो इंक्लूड करते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट करा मतलब हमारे अकाउंट में डाला है। ध्यान रखना, क्रेडिट का मतलब हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, डेबिट का मतलब होता है हमसे चार्ज किया है। ध्यान रखोगे? बिल्कुल सर। क्रेडिट का मतलब है हमें पैसा मिला है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका मतलब इनकम है। अभी तक हमने जो 2 केसेस करे उसमें हम लोगों ने किसको कवर करा है? एक्सपेंसेस को। यहां पहली बात आ रही कि इनकम है, क्योंकि इनकम है कहां की? क्योंकि फाइनेंशियल नेचर की आइटम है तो फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड होगी। कहां रिकॉर्ड होगी ही नहीं? कॉस्ट बुक में सर ये रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि फाइनेंशियल नेचर की आइटम है। इसका मतलब एक इनकम जो फाइनेंशियल बुक में तो रिकॉर्ड है, कहां रिकॉर्ड नहीं है? कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं है। अब क्योंकि एक इनकम कॉस्ट बुक में, हमने फाइनेंशियल बुक से लेना देना ही नहीं है। बड़े ध्यान से ये बात आप लोग सीख लो कि जब हम लोगों ने बेस ही अपना क्या माना है, बेस ही हमने जब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक माना है, तो सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है आपने? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये फाइनेंशियल नेचर को गोली मारो। आप ये देखो, एक इनकम जो कि फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड तो होगी, इसका मतलब कहां रिकॉर्ड नहीं हुई? फाइनेंशियल नेचर की आइटम है, इसका मतलब कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। एक इनकम जिसको कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं, इसका मतलब कॉस्ट बुक में एक इनकम क्या है? रिकॉर्ड नहीं है, या कह लो कम रिकॉर्ड है। इनकम नहीं रिकॉर्ड, उसकी वजह से प्रॉफिट भी क्या दिख रहा होगा? ऑब्वियसली सर प्रॉफिट भी क्या दिख रहा होगा? फाइनेंशियल बुक में एक इनकम कितने रुपए से रिकॉर्ड है? मान लेते हैं उसका अमाउंट हम 500 रुपए मान लेते हैं। तो 500 रुपए से फाइनेंशियल बुक में तो ये एक फायदा, मतलब बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो रखा है फाइनेंशियल बुक में, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं है 500 रुपए से। अब कॉस्ट बुक में एक इनकम रिकॉर्ड नहीं है तो प्रॉफिट भी 500 रुपए से क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो देखो इसे यहां दिखा देंगे, क्या लिखेंगे? बैंक इंटरेस्ट क्या हुआ है? क्रेडिटेड। कौन सी बुक्स में ही होते हैं? तो इन फाइनेंशियल बुक। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? सर इसको हम लोग ऐड करेंगे। कितने रुपए से आप कर लेते हैं? 500 रुपए से कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं। याद रहेगी ये इनकम का केस है हमारा। ये थर्ड केस जो हमने लिया है उसमें हम लोगों ने किसको कवर कर लिया? अपनी इनकम को। इसका मतलब एक इनकम जो कि कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड हो ही नहीं, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? कम। इसलिए उसे ठीक करने के लिए हम कर देंगे ऐड, हाँ कि ना? ऐड, यहीं से ऐड हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। या आप आराम से इसकी पिक भी ले लेंगे ना, तो आप इसे बाद में रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? चलो 1-2 केसेस और ले लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखो। फोर्थ एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कहां पर? ये आइटम ही फाइनेंशियल बुक की है तो यहीं पर रिकॉर्ड होगी। मान लेते हैं इसका अमाउंट है 6500 रुपए। इसका मतलब एक खर्चा जो कि फाइनेंशियल नेचर का था, अब ये भी एक्सपेंस का केस है, याद रखना भाई, है ना? तो एक खर्चा जो कि फाइनेंशियल आइटम का, इसका मतलब ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली सर, जब आइटम ही फाइनेंशियल बुक की है तो कहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी? इसका मतलब ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ कौन सी बुक में? कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा। अब कॉस्ट बुक में खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसकी वजह से, खर्चा ना रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा होगा, हाँ कि ना? खर्चा अगर मैं कम दिखाऊं या ना दिखाऊं, उसकी वजह से प्रॉफिट तो हमेशा क्या दिखता है? प्रॉफिट हमेशा बढ़ के दिख रहा होगा। उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? तो बस इसको मेन आंसर में दिखाएंगे कैसे? लेस क्या लिखेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, हाँ कि ना? ठीक है भाई, ये बड़े ध्यान से देखने वाला टॉपिक है। एक बार ही लेकिन समझ में आ गया ना, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती इसमें। लेकिन आपने अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अगर आपने कॉस्ट बुक लिया तो कॉस्ट बुक पर, और हमेशा हर लॉजिक को कनेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ किस वर्ड से? प्रॉफिट से। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? या खर्चा ही था फाइनेंशियल बुक का, इसका मतलब इस खर्चे को आपने कहाँ रिकॉर्ड नहीं करा होगा? कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं करा होगा। खर्चे को अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर दिख रहा होगा, तो ठीक करने के लिए उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसलिए हमने उसे सब्ट्रैक्ट करा है, ठीक है? चलो एक और देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए वैसे भी क्या होता है, इस साल में हम मानते हैं कि ये इस्तेमाल हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हमारा खर्च हो जाएगा, तो हमारे लिए एक एक्सपेंस ही है, इसलिए डेबिट साइड में भी दिखता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वैसे भी ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट में दिखाते हैं एज एन एक्सपेंस, बिल्कुल। अब मान लो यही एक एक्सपेंस कॉस्ट बुक में भी दिखता है, हाँ कि ना, बिल्कुल, और साथ में फाइनेंशियल बुक में भी दिखता है। कॉस्ट बुक में मान लेते हैं दिख रहा है ये 5,000 रुपये का, और फाइनेंशियल बुक में दिख रहा है मान लो ये 4,000 का। अब हमारे पास तो क्या है, हम तो कौन सी बुक मेंटेन कर रहे हैं, हम तो सर कॉस्ट बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा फोकस कॉस्ट बुक पर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल बुक में खर्चा कम रिकॉर्ड है, हम ये कहेंगे क्योंकि हमारे पास कॉस्ट बुक है, हम कहेंगे एक खर्चा जो फाइनेंशियल बुक में कितने का है, 4,000 का, लेकिन कॉस्ट बुक में कितने का रिकॉर्ड है, 5,000 का। इसका मतलब कॉस्ट बुक में एक एक्सपेंस 1,000 रुपये से, कितने रुपये से, 1,000 रुपये से क्या है, ज्यादा रिकॉर्ड है। खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम दिखेगा। हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो फाइनेंशियल बुक में 4,000 का दिख रहा था, कॉस्ट बुक में कितने का है, 5,000 का। हमारा कॉन्सेंट्रेशन तो किस पर ही है, कॉस्ट बुक पर। तो हम कहेंगे 1,000 रुपये का खर्चा कॉस्ट बुक में क्या दिख रहा है, ज्यादा। खर्चा ज्यादा दिखेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या दिखेगा, कम। तो उसे कम को ठीक करने के लिए हमेशा क्या करा जाता है, प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1,000 रुपये से आइटम प्लस हो जाएगी। लिखेंगे क्या, ये देखो, हम कहेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। कौन सी बुक में, इन कॉस्ट बुक। कितने रुपए से दिखा देंगे, 1,000 रुपये से डिफरेंस, जैसे कि हमारा आया सामने ये। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, बिल्कुल बढ़िया। देखो कितने आसान चीज थी। डरते बहुत हो भाई तुम, नालायक हो लेकिन डरते बहुत हो। ये देखो, ये तो हमने ओपनिंग स्टॉक की बात करी। याद रखना ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के तौर पे आपने इसको देखना है। तो इसका मतलब सर अगर क्लोजिंग स्टॉक की कोई आइटम होगी तो भैया क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखता है। इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक तो वो बेनिफिट है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो बेनिफिट मतलब हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा आपने क्या लेना है, एज एन इनकम। अब मान लेते हैं, फिर से केस बना लेते हैं। हम कहते हैं कॉस्ट बुक के अंदर कितना दिख रहा है, मान लो 12,000 रुपये का, और फाइनेंशियल बुक के अंदर दिख रहा है कितने का, 10,000 का। अब जरा समझाओ मेरे को फटाफट से। देखो देखो, बहुत बच्चे कह रहे हैं तो हम तो सर खुद ही ट्राई कर लेंगे। मैंने बोला चलो बाद में ट्राई करना, पहले यहाँ देखो। अब हम फिर से क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक खर्चा, फिर से सेम हिसाब है, क्या होगा यहाँ पर, देखो देखो जरा फटाफट से। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा, कॉस्ट बुक के अंदर एक खर्चा 12,000 रुपये से रिकॉर्ड है। एक मिनट जरा, इसको उल्टा कर देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसा कर देते हैं, कॉस्ट बुक के अंदर 10,000 मान लेते हैं, मजेदार तो तब रहेगी बात। कॉस्ट बुक में 10,000 कर लो और यहाँ 12,000 कर लो, ठीक है ना, सिचुएशन बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी कॉस्ट बुक में हमने ज्यादा ले रखा है, यहाँ पर भी फिर सेम हो जाता। अब हमने मान लिया कि चलो ठीक है। अब ये इनकम है, पहली बात तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम है। खुद बताओ, ये इनकम है तो बताओ फाइनेंशियल बुक में कितनी रिकॉर्ड हो रखी है, 12,000 की, और कॉस्ट बुक में की इनकम कितने रुपए से रिकॉर्ड है, 10,000 रुपये से रिकॉर्ड है। ठीक है, चलो 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 चलो, फाइनेंशियल बुक में 12,000 से और कॉस्ट बुक में 10,000 रुपये से। इसका मतलब है ये वो, हमने तो कॉस्ट बुक को ही देखना है, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट बुक में एक इनकम 2,000 रुपये से कम रिकॉर्ड है। हाँ कि ना, फाइनेंशियल बुक में 12,000 की थी, कॉस्ट बुक में 10,000 है। इसका मतलब कॉस्ट बुक के अंदर एक इनकम कितने रुपए से कम रिकॉर्ड है, 2,000 रुपये से। अगर इनकम कम रिकॉर्ड है तो प्रॉफिट भी 2,000 रुपये से क्या दिख रहा होगा, कम। तो 2,000 रुपये से उसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल समझ में आई। फाइनेंशियल बुक में एक इनकम 12,000 रुपये से है, लेकिन कॉस्ट बुक में सिर्फ कितने से रिकॉर्ड है, 10,000 रुपये की। तो 2,000 रुपये से कम रिकॉर्ड है कि नहीं है, बिल्कुल। तो 2,000 रुपये से अगर कम रिकॉर्ड है तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी 2,000 रुपये से कम दिख रहा होगा। तो 2,000 रुपये से उसे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो बस अब कॉस्ट बुक के अंदर आप क्या करेंगे, आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। हाँ कि ना, अंडर वैल्यूड में कम रिकॉर्ड है इन कॉस्ट बुक। कितने रुपए से मान लेंगे इसको, 2,000 रुपये से। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स। बस 2,000 रुपये से आप इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम रहेगी, हमेशा ध्यान रखना, और ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एक्सपेंस है। बस अब इसका आंसर हमने निकालना है। कैसे, 5,000 लेस 3,000, 2,000, 2,000 प्लस 2,000, 4,000 प्लस 500, 4,500 और 6,500, 11,000 और 1
12,000, 12,000 और 2 14,000। ठीक है भाई, हमने स्टार्टिंग थी हमारी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, तो आंसर जो आएगा वो ध्यान रखना हमेशा आएगा क्या, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है ना, अगर स्टार्टिंग कॉस्ट बुक से करिए तो आप पहुंचोगे कहाँ तक, फाइनेंशियल बुक तक। तो ये था भैया आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन कुछ एक बातों का जो मैंने आपको बताया उसका तो ध्यान आपको जरूर देना पड़ेगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन पक्का क्लियर है, 7 से 8 नंबर का इसने आना ही आना है भाई। तो ठीक है, लॉजिकल है बिल्कुल, कंसेप्ट रटा नहीं जा सकता इसको। तो ठीक है, अब इसको दोबारा एक बार देख लेना अगर आपको जरूरत पड़े, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीट है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।